280 गाड़ियों का काफिला, बड़े फव्वारे वाला बाथरूम, घूमने वाली आराम कुर्सी, गद्देदार झूला और मसाज मशीन। ये है रामपाल की रंगीन दुनिया। नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। स्वयंभू संत रामपाल की रंगीन दुनिया के रहस्य लोक का पर्दा उठ चुका है। खुद को संत कहने वाला रामपाल कितना रंगीन मिजाज था और उसने किस तरह से अपने चारों ओर अयासी के साजो सामान जुटा रखे थे, हम आपको उसका सच दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रामपाल के सतलोक आश्रम की वो तस्वीरें जिनके सामने 5 सितारा होटल की अयाशियां भी फीकी पड़ जाएं। हत्या के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रामपाल भले ही दूसरों को सादा जीवन जीने की सीख दिया करता था, लेकिन खुद आलीशान जिंदगी जीने का शौकीन था। रामपाल के रहस्य लोक में जब हम दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान थे कि उसके अपने आश्रम के अंदर न केवल विशाल स्विमिंग पूल था, बल्कि बेहद आलीशान बाथरूम भी बनवा रखा था। ये कथित संत रामपाल की ऐशगाह है, मुख्य भवन है जहां पर रामपाल रहते हैं। यहाँ पर 60 बाय 15 का एक स्विमिंग पूल है और ये जो पूरी तरह से स्टील के फ्रेम से कवर्ड है, वहां पे बाकायदा सीढ़ियां लगाई गई हैं जहां पर बाबा रामपाल स्नान करते थे। आप समझ सकते हैं कि कितना ऐशो आराम का ये इंतजाम किया गया है। प्रॉपर स्विमिंग पूल है। ये भवन अगर दिखाना चाहें तो ऊपर ये 5 मंजिला है और 3 मंजिल इसको बख्तरबंद किया गया है। रामपाल का ये बाथरूम उसकी आलीशान जिंदगी और शान शौकत की कहानी बयां करने के लिए काफी है। ये बड़ा ही आलीशान चेंजिंग रूम है। ये कोई संत का नहीं, बहुत ही शानदार बाथरूम यहां पर मौजूद है। ये सब संत के हैं। अगर आपको चेंजिंग रूम में दिखाऊं तो बहुत ही आलीशान यहां पर ये बाथरूम है। स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करने के लिए ये एयर ट्यूब है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए, ये एयर ट्यूब है। रामपाल का बाथरूम उसके स्विमिंग पूल से सटा हुआ है। नीले रंग की टाइल्स में सजाया गया बाथरूम सुख सुविधाओं के मामले में किसी 5 सितारा होटल के बाथरूम को टक्कर देता है। रामपाल ने अपने बाथरूम में जो फवारा लगा रखा है वो आम फवारों के मुकाबले बेहद बड़ा है। बहुत ही विशाल बाथरूम है और सबसे बड़ी खास बात, एक बार ऊपर देख लीजिए। आपने इतना बड़ा फवारा शायद नहीं देखा हो। अक्सर हम फवारे देखते हैं लेकिन इतने बड़े फवारे यहाँ पर मौजूद हैं। आपको देखकर अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ किस तरह से ऐशगाह है। रामपाल का बाथरूम किसी संत का नहीं बल्कि सुपरस्टार के जैसा सजाया गया था। डबल ड्रेसिंग रूम से लेकर रोब और रबर ट्यूब तक सब कुछ बाबा के बाथरूम में पाया गया। जाहिर है रामपाल स्विमिंग का तो शौकीन था ही, बढ़ती उम्र की वजह से उसको स्विमिंग करने में दिक्कत ना हो इसके लिए स्विमिंग पूल में उतरने के लिए अलग से सीढ़ियां भी बना रखी थी। बाबा के स्विमिंग पूल की एक और खासियत हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरह की सीढ़ियां अक्सर स्विमिंग पूल में नहीं पाई जाती, चूंकि बाबा की उम्र ज्यादा है और वो इतनी गहराई आसानी से उतर या चढ़ नहीं सकते, तो इसलिए बाकायदा सीढ़ियां लगाई गई हैं ताकि बाबा स्विमिंग पूल का मजा ले सके। अगर कोई आदमी नौजवान होता तो इस तरह की सीढ़ियां अक्सर स्विमिंग पूल में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं बाबा के लिए खास सीढ़ियां लगाई गई है। स्विमिंग पूल को डिजाइन करवाते समय बाबा ने उसकी गहराई का खास ख्याल रखा था। जिस स्विमिंग पूल में बाबा तैराकी किया करता था उसकी गहराई 6 से 7 फीट के बीच है। फुल डेप्थ स्विमिंग पूल है जिसकी गहराई लगभग 6 से 6.5 फीट के बीच है। यानी स्पष्ट है बाबा ने अपने लिए ऐशो आराम का पूरा इंतजाम किया था। इन तस्वीरों से जाहिर है जो रामपाल खुद के कबीर पंथी होने का ढोंग रचता था और भक्तों को सादगी की सीख देता था, उसी रामपाल ने भोले भाले मासूम भक्तों की कमाई पर ऐशगाह बना रखी थी। पवन नारा, जी मीडिया, हिसार।
आपने रामपाल का 5 सितारा बाथरूम देखा, आपने उसका आलीशान स्विमिंग पूल भी देखा। अब हम आपको दिखाते हैं बाबा के बेडरूम की तस्वीरें। ये तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखने के बाद आपका संतों पर से भरोसा उठ जाएगा। आखिर एक संत के कमरे में मसाज करने वाली मशीन, होम थिएटर, गद्देदार झूले का क्या काम, लेकिन रामपाल के कमरे में ये सब कुछ मौजूद था। मसाज करने वाली मशीन, महंगा होम थिएटर सिस्टम, आलीशान आराम कुर्सी, डबल बेड और गद्देदार झूला। चौंकिए मत, ये किसी की गृहस्थी का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये उस रामपाल के कमरे में मौजूद सामान की लिस्ट है जिसे हत्या के आरोप में जेल भेजा जा चुका है और जो खुद को संत कहता था। रामपाल की रंगीन दुनिया की तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पूरे 60 घंटे तक हरियाणा पुलिस को छकाने वाला रामपाल इसी कमरे से अपनी रणनीति बनाया करता था। ये देखिए, ये उसका बेड है और ये है उसकी आराम कुर्सी। इसमें जो गद्दा इस्तेमाल किया गया है वो किसी आलीशान होटल से कम नहीं। अब हम आश्रम के एक और हिस्से में आ गए हैं। ये वो कुर्सी देखिए जो आपको और हमें किसी आम घर में नहीं पाई जाएगी। ये बहुत ही विशाल कुर्सी है और कुर्सी का मकसद सिर्फ बैठने का नहीं, यहाँ बाबा का वैभव दिखाने का भी मकसद है। इतना ही नहीं, ये कुर्सी बाकायदा यहाँ से खींचने के बाद रिक्लाइन भी की जा सकती है। अगर हम इस लीवर को खींचे और इनको पीछे दबाएं तो बाबा जो है रिक्लाइन करके कुर्सी का आनंद ले सकते हैं। रामपाल की रंगीन तबीयत का सबसे बड़ा सबूत उसके कमरे में मौजूद ये मसाज मशीन है। मसाज मशीन भी आम नहीं बल्कि बेहद खास। इसमें तापमान को नियंत्रित करने के लिए रिमोट है और साथ ही यूजर मेन्यू भी दिया गया है। बाबा के ऐशो आराम का अंदाजा लगाने के लिए एक और चीज आपके सामने है। ये एक्यूपेंचर और मसाज मशीन है, ये आप पांव में पहन सकते हैं। ये मसाज मशीन का रिमोट है। फुल बॉडी मसाज यहां से की जा सकती है। इसका एक यूजर मैनुअल भी लिखा गया है। अगर आप देखना चाहें तो एक बार दबाते ही मशीन ऑन हो जाएगी। इसे 2 से 3 सेकंड दबाए रखने से मशीन ऑफ हो जाएगी। यानी ये बाबा के लिए मसाज पैड है जिसमें अक्सर वो मसाज लिया करते थे। ये हाई गैजेट्स बड़े बड़े रईसों के घर में तो आपने सुने होंगे, लेकिन आज ये गैजेट्स बाबा रामपाल के आश्रम में मिले हैं और ये शौकीन संत है बाबा रामपाल। रामपाल जब कभी कमरे से बाहर निकलता था तो खुली हुई छत में सैर करता था। जिस रामपाल ने अपने भक्तों को कई दिनों तक आश्रम के अंदर बंधक बनाकर रखा था, वो आराम झूले में बैठकर खुले आसमान के नजारे देखने का शौकीन था। इस बात का खासा ध्यान रखा गया फर्श बनाते वक्त, ये एंटी स्किड है, यानी उनका पांव फिसलने ना पाए। बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में बनाया गया लकड़ी का ये वो झूला है जिस पर कहा जाता है कि रामपाल झूलते थे। ये उनका भवन है, यहाँ पर वो निवास करते थे। लेकिन जिस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें देखने के बाद मन में शंका होती है कि क्या वो सचमुच संत थे। खास बात यह है कि रामपाल अपने कमरे से बाहर तो देख सकता था, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था। रामपाल के कमरे में म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया था। वो संगीत सुनने का शौकीन था। टेबल पर सजाए गए इस म्यूजिक सिस्टम को खरीद पाना आम आदमी के वश की बात नहीं। संत रामपाल को टेक्नोलॉजी और गैजेट से बहुत प्यार था। इसी आसन पर विश्राम किया करते थे और उनके पांव जमीन पर ना पड़े, इसके लिए आलीशान कारपेट रखा गया है और यहाँ पर वो गैजेट्स हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है। ये साउंड सिस्टम है, ये साउंड सिस्टम का कंट्रोल है। ऐसे गैजेट्स आपको आम नहीं मिलते। भक्तों के दिए दान से रामपाल ने अपना आश्रम यूं तो सत्संग के लिए बनाया था, लेकिन अंदर से देखने पर साफ होता है कि यहाँ सत्संग से ज्यादा रामपाल की अय्याशियां चलती थीं। पवन नारा, जी मीडिया, हिसार। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे सलाखों के बाहर सान्याल।
झूठी शान की खातिर एक बार फिर एक बाप ने ले ली अपनी ही बेटी की जान। हॉरर किलिंग का यह मामला झारखंड के पाकुड़ जिले का है। बड़ी बात यह कि लड़की आदिवासी समुदाय से थी और उसका गुनाह बस इतना था कि वो अपने ही गोत्र के एक लड़के से प्यार कर बैठी थी। पाकुड़ में हॉरर किलिंग। झूठी शान के लिए बाप ने की बेटी की हत्या। बाप को नागवार नहीं था बेटी का प्यार। हत्या के बाद केरोसिन छींटकर शव को जलाने की कोशिश। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना इलाके का घोबड़ा डांगल गांव की रहने वाली ये दोनों बहनें बीते 15 दिनों से झूठ बोल रही थी। पुलिस को बरगला रही थी और 8वीं क्लास में पढ़ने वाली उस लड़की का हत्या का सच छिपा रही थी, जो शीला टुडू नाम की इस महिला की सौतेली बेटी थी और इनके साथ इसी घर में रहा करती थी। हत्या का मामला बीते 7 नवंबर को तब सामने आया था जब गांव से थोड़ी दूर झाड़ियों से एक लड़की की अधजली लाश बरामद हुई थी। लाश की हालत ऐसी थी कि कोई उसे पहचान नहीं सकता, लेकिन करीब 9 दिन बाद शीला ने अपनी बहन मरियम के साथ खुद थाने जाकर ये दावा किया कि शव उसकी बेटी बिटिया हेम्ब्रम का है और लगता है कि किसी ने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। उसके साथ गलत तो क्या होगा शायद उसी में उसको, वो तो जिंदा रहने से और इसीलिए उसको मारा गया। उसको जला यहीं लाके मार के जला दिया है। उसका इज्जत भी लूटा गया जी। पैर में पहचाने अंगुली ये वाला और पूरा जो है जल के चेहरा मिल गया है, कहीं पता नहीं चल रहा है। तो क्या लगता है कि उसको जला दिया है कि क्या हुआ है? लगता तो है अपने से जलती भाई साहब तो उछल कूद करती, करवट होती थी और पूरा चेहरा जो है खत्म है। अपने से जलती तो उतना नहीं जलता। उसको जला दिया गया। मैंने बाहर से लाके उसको जला दिया होगा, हमको लग रहा है। क्या ऐसा कहा क्या उसको? दुश्मनी तो हम लोग का है। लेकिन पुलिस को जैसे ही ये बात पता चली कि लाश शीला की सौतेली बेटी बिटिया का है, उसने 4 दिन के अंदर कातिल को गिरफ्तार करते हुए कत्ल की पूरी गुत्थी सुलझा ली। और ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि कई लोगों ने पुलिस के सामने ये शक जाहिर किया था कि बिटिया की हत्या उसके घर वालों ने ही की। बताया जा रहा है कि लड़की बिटिया हेम्ब्रम पड़ोस के गांव के रहने वाले अपने ही गोत्र के एक लड़के से प्यार करती थी और हत्या के कुछ दिन पहले वो घर से भागकर उसके साथ चली गई थी और उसी के घर रहने लगी, जिसका पता चलने पर बिटिया का पिता आग बबूला हो गए और फिर उसे लड़के के घर से खींच कर ले आए। यहाँ आने के बाद जो है 2 बजे पहुँचे। इसके बाद हम लोग खाना वाना खाए, यहीं खाए। खाना खाने के बाद लड़की जो है बर्तन धोई, पानी लाई। इसके बाद 4 बजे जो है शाम हो रहा है ना आजकल, 4:30 बजे, तब जो है लड़की फिर गुम हो गई। गुम होने के बाद हम उनका पिताजी आए बाजार से, बोले देखिए हो बेटी को तो हम लाए, फिर किधर गुम हो गई। बोला ये तो बदमाश लड़की है, इधर उधर जाती है, कभी भाग जाती है, थोड़ा सा बोलने से ही भाग गई। तो बोले आज कहाँ खोजेंगे रात में, इधर हम लोग तलाशी की नहीं मिला। तब बोला अच्छा 2-3 दिन के बाद पता चलेगा किसके यहाँ गए हैं, अपने रिलेशन में ही गई होगी। शीला के मुताबिक जिस दिन लड़की को वापस लाया गया था वो उसी दिन दोबारा घर से भाग गई, जिस पर इन्होंने ये सोचा कि वो फिर से उसी लड़के के यहाँ गई होगी। लेकिन सच यह है कि दूसरी बार लड़की भागी ही नहीं थी, बल्कि शाम के वक्त वो जलावन के लिए लकड़ी चुनने गई थी। तभी उसके पिता ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। ये खुलासा खुद लड़की के पिता रुसेल हेम्ब्रम ने तब किया जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। अभी तक जो हम लोगों को जानकारी मिली है उसमें वो उसका फादर जो है वो 2 शादी किए हुए हैं और ये पहले घर से है लड़की और ये अपने फादर के साथ रहते हैं। इसका कुछ लव अफेयर्स किसी अपने ही किसी पर्टिकुलर जो होता है इन लोग का अपना कास्ट, उसी में किसी लड़के से इसका हो गया था जिसको उसका फादर नहीं पसंद करता था। अभी तक जो आया है उसमें फादर का ही के द्वारा ये किया गया है और उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना गुनाह कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है और अब उन लोगों को जेल भेजने की तैयारी है जिसने उस कत्ल के बाद उस हत्यारे बाप की मदद की। सोहन प्रमाणिक, जी मीडिया, पाकुड़।
माओवादियों के थिंक टैंक और उनकी सबसे बड़ी कमेटी के नेताओं में से एक नारायण सान्याल जेल से बाहर आ चुके हैं। 8 साल तक 3 राज्यों की अलग अलग जेलों में बंद रहने के बाद बाहर निकले सान्याल ने सरकार के साथ बातचीत को लेकर बेहद तल्ख तेवर दिखाए हैं, जिसके बाद नक्सलियों के साथ सरकार की बातचीत दूर की कौड़ी नजर आने लगी है। नक्सलियों के सबसे बड़े नेताओं में एक और भाकपा माओवादी की सबसे बड़ी इकाई पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे नारायण सान्याल गुरुवार को जेल से बाहर आने के बाद साफ तौर पर कहा कि नक्सली हथियार छोड़कर सरकार से बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो हथियार ही छोड़ देंगे तो सरकार भला उनसे बात ही क्यों करेगी। अरे हथियारे अगर डाल देगा तो वार्ता कौन चीज पर होगा? वार्ता तो उसी पर ना होगा। अगर कोई हथियारे डाल देगा तो फिर आपका साथ वार्ता करने से फायदा क्या है? हम काहे वार्ता करेंगे? 8 साल से जेल में बंद नारायण सान्याल गुरुवार को हजारीबाग सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा हुए। उसके बाद अपने परिजनों के साथ रांची में अपने एक मानवाधिकार कार्यकर्ता दोस्त के घर पहुंचे। यहीं पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सान्याल ने न सिर्फ अपनी गिरफ्तारी के सस्पेंस पर से पर्दा उठाया, बल्कि इस दौरान कई जेलों में रह चुके सान्याल ने जेल की व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। गिरिडीह में रहते रहते ही उनको यूरिन में खून निकल रहे थे, हम भी थे साथ में उस टाइम में, तो बहुत बार हम लोग उसमें अनशन किए, ये किए। असल में झारखंड का प्रॉब्लम है जो वेंटिलेशन ऑफ द न्यूज़ नहीं है। मन जेल के अंदर कुछ हो रहा है, बाहर में कोई पत्रकार मन इंटरेस्टिंग है, ये वकील भी जाने में डरता है। 80 साल के नारायण सान्याल को 8 साल पहले पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तार किया था, उसे लेकर कई तरह से सवाल उठते रहे। उन सवालों का जवाब देते हुए सान्याल ने बताया कि आंध्र प्रदेश की ग्रेहाउंड फोर्स ने उन्हें 2005 के दिसंबर में छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया था। सान्याल के मुताबिक पुलिस उनकी हत्या करना चाहती थी। यही वजह है कि कई दिनों बाद भी उनकी गिरफ्तारी को जाहिर नहीं किया गया, लेकिन जब उनके अपहरण की सूचना लीक हो गई तो 3 जनवरी 2006 को उनकी गिरफ्तारी को सार्वजनिक किया गया। हालांकि आंध्र प्रदेश पुलिस ने उन्हें जिस मामले में गिरफ्तार किया था, उस मामले में 3 महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर इन्हें जमानत मिल गई थी और जमानत पर रिहा होने के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हत्या के एक मामले में जेल भेज दिया गया था। इसके बाद साल 2011 में सान्याल को गिरिडीह लाया गया। यहाँ उन्हें साल 2005 में होमगार्ड मुख्यालय में हुई हथियारों की लूट के मामले में जेल भेजा गया, लेकिन सुरक्षा कारणों से सान्याल को मार्च 2012 में हजारीबाग जेल में रखा गया था। सान्याल को अलग अलग राज्यों में दर्ज कई मामलों में पहले ही जमानत मिल गई थी और आखिरी केस में जमानत के बाद उन्हें गुरुवार को रिहा किया गया। रिहाई के बाद बाहर आए सान्याल ने कहा कि समाज को सबसे ज्यादा खतरा अपराधियों के वैसे गुटों से जो खुद को नक्सली बताकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे ग्रुप को हम देख रहे हैं, माओइस्ट नाम लेके 5 गो राइफल लेके घूम रहा, किडनैप कर रहा है कहीं से। कामेश्वर भाई तो इलेक्शन में आ गया, तब से शायद मैंने राइफल लेके घूमना या करप्शन करना वो उस फेनोमेना में नहीं गया। लेकिन बहुत लोग जो है सिविल पीपल, वो तो राइफल 5 को लेके घूम रहा है, वो तो मोर डेंजरस इस सोसाइटी के लिए। आपको बता दें कि पुलिस ने सान्याल को जेल से बाहर नहीं निकालने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद उन्हें रिहा करना ही पड़ा। सान्याल अब कोलकाता में रहेंगे और संगठन को नई ताकत देने की रणनीति तैयार करेंगे। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे मिस कॉल, मोहब्बत और शादी।
मिस कॉल, मोहब्बत, किडनैपिंग और शादी, इन चारों में से एक बात गलत है और 3 सही। ये कहना है उस लड़की का जिसके पिता ने उसके अपहरण का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद लड़की बरामद तो हो गई, लेकिन उसी के साथ रहना चाहती है जिस पर उसके अपहरण का आरोप है। रॉन्ग नंबर का लफड़ा लंबा चला, मिस कॉल आता रहा, दिल धड़काता रहा, बिना देखे बिना जाने, बिना समझे बिना पहचाने हो गया प्यार। और एक दिन ये लड़की हो गई अपने घर से फरार, जो फिलहाल अपने उसी प्रेमी के साथ पुलिस की कस्टडी में है। क्योंकि बेशक इसने सिर्फ प्यार के एहसास में आकर जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया, लेकिन इसके पिता ने इसके प्रेमी को गुनहगार मानते हुए उसके खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है। अब आगे का जो कार्रवाई होगी नियम के मुताबिक किया जाएगा। ठीक है, कौन केस किए थे, कौन किसने? उनके पिताजी केस किए थे, लड़की के पिताजी केस किए थे। क्या? अपहृता का केस। अपहरण। अपनी मांग में अपने आशिक राजकुमार के नाम का सिंदूर लगा चुकी इस लड़की का नाम है मोनी। मोनी पटना के खगौल इलाके के छोटी बदलपुरा की रहने वाली है, जबकि इसके अपहरण के आरोप में गिरफ्तार राजकुमार नाम का ये युवक अररिया के रानीगंज का रहने वाला है। मोनी का कहना है कि राजकुमार ने इसका अपहरण नहीं किया था, बल्कि ये इसके साथ अपनी मर्जी से गई थी और अररिया कोर्ट में इससे शादी भी कर चुकी है और अब ताउम्र इसी के साथ जिंदगी बिताना चाहती है। हम यहाँ मम्मी से झूठ बोल के निकले घर से कि मम्मी थोड़ा मार्केट से आते हैं। फिर उसके बाद हम फल मंडी पास ऑटो लगा रहता, ऑटो लिए, फिर पटना जंक्शन गए थे। पटना जंक्शन से हम दोनों मतलब मिले, फिर उसके बाद अररिया के लिए बस लिए, फिर अररिया मैरिज किए। कहाँ की? अररिया कोर्ट। अब क्या चाहती हो? अब इनके साथ रहना चाहते हैं। बात जो भी हो, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मोनी और राजकुमार बिना किसी मुलाकात के ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। राजकुमार के मुताबिक 2 साल पहले उसके नंबर पर गलती से मोनी ने फ़ोन मिला दिया था, लेकिन उसके बाद वो गलती बार बार होती रही, जिससे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और फिर इन्होंने एक आध बार की मुलाकात के बाद ये तय कर लिया कि साथ जिएंगे और साथ साथ ही मरेंगे। ऐसे प्यार कैसे हुआ? फोन से? क्या पहले मैंने कैसे कैसे बात की? फोन पे आई, इसके बाद मैं भी आया था। दोनों नंबर कैसे मिला एक दूसरे को? रॉन्ग नंबर से। क्या? दोनों के बयान के बाद ये तो साफ हो गया है कि मामला अपहरण का नहीं बल्कि मोहब्बत का है। लिहाजा आगे इनका करना क्या है, इसके लिए खगौल पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। अदालत से आगे की कार्रवाई के लिए आदेश मांगेगी। इश्तियाक खान, जी मीडिया, खगौल। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। अब सोमवार को होगी मुलाकात। नमस्कार।